When I used to prepare, the most difficult subject was इकोनॉमिक्स, और इसमें भी फाइनेंशियल मार्केट्स का टॉपिक, मतलब भाई हवा ही नहीं लगा करती थी। लेकिन आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, अगर हम इसके प्रॉपरली साथ में बैठकर नोट्स बनाए, ब्रीफ में इन टॉपिक्स को समझें, तो क्या प्रीलिम्स लेवल की चीज़ें हम सॉल्व नहीं कर सकते? MCQs यार, ऑब्वियसली पॉसिबल। सो लेट्स जस्ट फिनिश दिस टॉपिक इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। छोटी छोटी डिटेल्स मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपसे प्रीलिम्स में वो नहीं पूछा जा रहा है इन दिस टॉपिक। So let's start this topic by discussing a few aspects. What, when, who, why, how, where. सबसे पहले what. What is a market? Basically a place to buy and sell the goods. तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होंगे? जहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स का सेलिंग और बाइंग होता है। सिंपल सा प्रोसेस है, एसेट्स जहाँ पर बाई और सेल होंगे, एंड दैट टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, करेंसीज होती है, डेरिवेटिव्स होती हैं। समझोगे इसको आगे आप, और स्टॉक्स आप समझ रहे होगे, बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और बाकी डेरिवेटिव्स वगैरह ये सब हम देखेंगे आगे जाकर। सो ये सारे एसेट्स जहाँ पर बाय और सेल होंगे, जहाँ पर इन सब की ट्रेडिंग होगी, दोज विल बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल मार्केट। अब इसको भी दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। वन इज प्राइमरी मार्केट। अच्छा, प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मतलब पहला, है ना, स्कूल में जाते हो पहली दूसरी क्लास, प्राइमरी। तो प्राइमरी मार्केट का वो मतलब है जहाँ पर एसेट्स डायरेक्टली, जो एसेट होल्डर है वो अपने एसेट को सेल कर रहा है, और आप उन एसेट्स को परचेज करो। जब परचेज करोगे तो पैसा आप दोगे इस एसेट होल्डर को। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो ओनर है एसेट का, उसके पास पैसे जा रहे हैं क्योंकि वो सेल कर रहा है, और आप परचेज कर रहे हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्टली कोई फर्म है वो सेल करती है। अब कैसे करती है प्राइमरी मार्केट में? किसी भी फर्म, अगर कोई भी फर्म है अपने शेयर्स को रिलीज कर रही है, मतलब अपनी ओनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रही है। अब शेयर का मतलब आप समझ गए होगे ऑफकोर्स। कोई फर्म है अभी तक 100% किसी इंसान ने ओन कर रखी है, लेकिन अब ये अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पर ला रहे हैं और अपनी ओनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लोगों में अपने शेयर्स बांटना चाहते हैं, और बेस्ड ऑन दैट शेयर होल्डिंग इनका ओनरशिप पैटर्न भी डाइवर्सिफाई होगा। 100% से हो सकता है ये लोग और 50% अपने पास रखें, 50% के शेयर्स रिलीज कर दें। सो बेस्ड ऑन दिस ये अपने शेयर्स रिलीज करना चाहते हैं टू प्राइमरी मार्केट। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब इनकी मर्जी पड़े तब ये रिलीज कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो कोई रेगुलेशन ही नहीं होगी। कुछ तो रेगुलेशन होनी चाहिए, राइट? पर्टिकुलरली आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नॉर्म्स। और बिल्कुल ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हियर इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का इंस्टीट्यूशन। आपको पता ही होगा 1988 के पास आसपास आया, फिर सेबी एक्ट से इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था। इनिशियली नहीं था स्टैट्यूटरी स्टेटस, मतलब यहाँ पर जो एक्ट के थ्रू किसी भी रेगुलेटरी बॉडी को स्टेटस मिलता है, बाद में इनको स्टेटस मिल गया, दैट इज फाइन। अब अगर किसी फर्म को लिस्टिंग करवानी है, मतलब अपने शेयर्स को रिलीज करना है, पब्लिक में लिस्टिंग करवानी, कैसे करेगा वो? सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं। सेबी ने कुछ कंडीशंस लगा रखी है। हवा में उठकर आज कंपनी बनाए और आज ही लिस्ट कर दो, ये तो माई बाप कोई नहीं करने देगा। तो कंडीशंस क्या है? सबसे पहला, आपके पास एक कैपिटल होनी चाहिए, एक पेड अप कैपिटल आपके पास मिनिमम एक अमाउंट होना चाहिए, एंड दिस इज दैट कैपिटल जो आपको इन्वेस्टर्स देते हैं इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स। जो आपके सबसे पहले इन्वेस्टर्स होते हैं आपकी कंपनी में, ये आपको ये शेयर देते हैं, ये आपको शेयर के बदले ये कैपिटल देते हैं। मतलब कंपनी स्टार्ट करने वाले, जिनको कंपनी का शुरुआत से 100% जिनके पास ओनरशिप थी। तो ये 100% ओनरशिप वालों के पास लगभग पेड अप कैपिटल होना चाहिए, एंड दैट टू मिनिमम ऑफ द अमाउंट ऑफ 10 करोड़। मतलब अगर आपके पास 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल है और आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस में 3 साल का एक्सपीरियंस है, मान लो आप टमेटो केचप बेच रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आज कंपनी बनाए 6 महीने बाद लिस्टिंग कर दिए, फिर एक साल बाद कंगाल हो गए, फिर लोगों का पैसा खा गए। ये लोगों का पैसा लगेगा ना इसमें। सो यू शुड हैव एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, एंड इसके साथ साथ आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट है, एंड दैट टू ऑफ लास्ट 3 years, दैट शुड बी मिनिमम ऑफ 15 करोड़। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि अगर ये एवरेज प्रॉफिट इतना नहीं निकलता है, मतलब ये प्रॉफिट वाला बिजनेस है ही नहीं, तो लोग क्यों ही इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इट्स लाइक बहुत ही रिस्की हो जाएगा ना, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन है। इफ आई एम फुलफिलिंग ऑल दीज कंडीशन, देन लेट्स से आई एम फुलफिलिंग ऑल दीज 3 C's, तब एज अ कंपनी मैंने ये 3 C's फुलफिल किए। उसके उसके बाद मैंने एक ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बनाया, प्रोस्पेक्टस जिसमें मैंने अपने प्रोस्पेक्ट्स बता दिए, और ये ड्राफ्ट है, अभी तक रेड कलर का होता है। और यहाँ पर मैं अपना पूरा फाइनेंस का ऑपरेशंस बताऊंगी, अपने रीजंस बताऊंगी लिस्टिंग के, अपने आगे का पोटेंशियल बताऊंगी। ये सारी चीज़ें मैं इस चीज़ में, ये इस डॉक्यूमेंट में रिलीज़ कराऊंगी। ऑब्वियसली ये मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगी, मेरी कंपनी के बिहाफ में मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, और मतलब कहीं ना कहीं से मैं इसको ड्राफ्ट करवाऊंगी। एक्सपर्टीज तो सबके पास है ही भाई। और ये प्रस्पेक्टस जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। अब सेबी इसमें आइडेंटिफाई करेगा, देखेगा। इफ इट गिव्स अ गो अहेड, हाँ जी आप जा सकते हो, आपकी लिस्टिंग हो सकती है। इन दैट केस, इन दैट केस एन अंडर राइटर, एक अंडर राइटर का रोल होता है। अगेन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज हियर एन अंडर राइटर। ये ऐसे बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के। ये एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल या इंस्टीट्यूशन होता है जो किसी काम को असेस करता है, अज्यूम करता है रिस्क को, कोई फी लेकर। ऑफ कोर्स फी तो हर कोई चार्ज करेगा। तो यहाँ पर एक अंडर राइटर होता है जो एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट होता है, इस मामले में फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, सर्टिफाइड एक्सपर्ट है। और ये इस प्राइमरी मार्केट में आपके लिए लिस्टिंग करवाने में आपको हेल्प करेगा। नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर प्राइजेस, कितना रिस्क है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करके लिस्ट करवाने में आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। सो दीज आर 3 मिनिमम कंडीशंस फॉर अप्लाइंग फॉर अ लिस्टिंग इन फ्रंट ऑफ सेबी। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्लो तरीके से बेसिक डिटेल्स बताई। अब आप बोलोगे कि मैडम इतना फुलफिल हो गया, मतलब क्या ये इनफ है, क्या इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? नहीं, ये जो मैंने 3 C's बताई थी, ये बहुत ही जनरल लेवल की कंडीशंस है, दैट्स वाई इनको जनरिक कंडीशंस बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 11 ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। लेकिन इतना डिटेल में ना जाते हुए, बेसिकली आपको अंडर राइटर एडवाइस करेगा कितने शेयर्स, क्या शेयर प्राइजेस, क्या रिस्क है, आपको कमीशन देगा एक कंसल्टेंसी के चार्जेस के बेस पर, और फिर आप अपने स्टॉक की लिस्टिंग कर सकते हो। सो दिस इज द एंटायर सिस्टम, कैसे आपके शेयर की लिस्टिंग होती है। अब इसके बाद मान लो इस शेयर को दोबारा यहाँ पर ट्रेड करना हो। जैसे आपने, एक होता है प्राइमरी मार्केट, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों का शोरूम है, राइट। शोरूम में जो पहली गाड़ी आ रही है वो बिक रही है, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। अच्छा ऐसे समझो, आपने कोई गाड़ी खरीदी, कहीं पर वो गाड़ी पार्क की हुई है ना। अब या फिर मान लो आपने कोई घड़ी खरीदी, शोरूम से खरीदी, ब्रांडेड घड़ी। अब वो घड़ी आप पहन के घूम रहे हो, वो घड़ी चोरी हो गई, तो चोर बाजार भी तो होगा। तो एक प्राइमरी मार्केट होता है, तो एक सेकेंड हैंड मार्केट भी होता है। जैसे कोई सेकेंड हैंड किताब बिकती हो, कोई गाड़ी बिकती हो। सो ऐसे ही अगर मैं किसी शेयर को ट्रेड करना चाहती हूँ, और वो भी सेबी के रेगुलेशन के बाहर, तो ऐसे मार्केट को क्या कहें? ऐसे मार्केट को ओवर द काउंटर मार्केट कहें। मैंने शेयर खरीद लिया सेबी का, अब मुझे अचानक से उसको बेचने की जरूरत पड़ रही है। ओवरऑल अगर आप लीगल मार्केट देखो, प्राइमरी मार्केट देखो सेबी का, तो उसमें वो अच्छा नहीं बिक रहा है प्राइस में, लेकिन मुझे अचानक से ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ रही है इन सम कंटिजेंसी, तो मैं इन फाइनेंशियल एसेट्स को ओवर द काउंटर मार्केट में बेच सकती हूँ। बट दीज आर नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी, और यहाँ पर 1-to-1 बाइंग होती है। जैसे मान लो मैं किसी के घर गई, अपने रिश्तेदार के घर गई, उसको बोला यार ये सेबी के शेयर खरीद ले, या आपकी कंपनी के शेयर खरीद ले, ये कंपनी है वो कंपनी है, बाइक वाली कार वाली ऐसी कंपनी है, इसके शेयर खरीद ले। दिस इज ओवर द काउंटर मार्केट। मैं काउंटर में गई, सीधा मैंने बेचा और मैं आ गई। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स कमाने हैं, राइट,
ये तो हमने देखा कि कैसे बाइंग और सेलिंग हो रही है, लेकिन इन्वेस्टिंग भी तो बहुत जरूरी है ना दोस्त। प्रॉपर इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कहा जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये लार्ज मार्केट्स में इनके पास एक्सपर्टीज होती है कि ये लार्ज ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स में, बॉन्ड्स में, और इसलिए सेबी इनको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का दर्जा देकर रखता है। जैसे हमारे यहाँ पर बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक, वो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसीज हैं। अगर आपको अच्छे लेवल के इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, सो डेफिनेटली अगर आपकी कंपनी में उतना दम है, सो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल डेफिनेटली हेल्प इन दिस। ठीक, ये हमने देखा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट से रिलेटेड ओवरऑल क्या मैकेनिज्म। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि शेयर प्लेस कैसे होता है, हाउ इज अ शेयर प्लेस्ड। तो अब इसमें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं जनरली सबकी जो लोग बात करते हैं, दैट इज आईपीओ की बात। आईपीओ क्या होता है, जल्दी से बताओ सब लोग, व्हाट इज एन आईपीओ। अभी जो हमने प्रोसेस देखा था शुरुआत में, कैसे एक शेयर की लिस्टिंग हो रही है, वॉज दैट द एग्जाम्पल ऑफ एन आईपीओ? बिल्कुल, ये एग्जाम्पल है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का। इसमें आप पब्लिक को शेयर्स बेचते हो, एंड दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, और इसलिए इसको आईपीओ बोलते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैंने एक बार आईपीओ बेच दिया उसके बाद कुछ होना ही नहीं चाहिए। मान लो मैंने इससे अपनी 50% ओनरशिप डाइल्यूट की थी, लेकिन उसके अलावा भी अगर मैं देना चाहूँ कुछ शेयर्स, अगर मैं अपनी 50% जो मैंने होल्ड करके रखी, अगर उसमें भी लिस्टिंग करना चाहूँ तो वो भी तो कर सकती हूँ। मान लो मुझे और पैसा उठाना, वो मैं कैसे उठाऊंगी? दैट आई पिक बाय अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ऑलरेडी एक आईपीओ दे चुकी हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कर चुकी हूँ, उसके बावजूद मैं इसका एक फॉलो अप कर रही हूँ। सो दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, बहुत सही। वैसे तो ये दो टाइप के होते हैं जनरली। इसमें होता है कि एक तो होता है डाइल्यूटिव और एक है नॉन डाइल्यूटिव। डाइल्यूटिव में न्यू शेयर्स ऐड किए जाते हैं, तो इससे आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है। जैसे मेरी जो 50% की ओनरशिप थी, मैं उसमें से उठा के शेयर्स रिलीज कर रही हूँ, तो उसके बाद मेरी 25% ओनरशिप रह जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइल्यूटिव। और एक है नॉन डाइल्यूटिव, मतलब मैंने प्राइवेट में जो शेयर्स होल्ड करके रखे उसको मैंने पब्लिकली सेल कर दिया। जैसे ये सब शेयर्स के फॉर्म में था, मान लो मेरी ओनरशिप का, इसको मैंने पब्लिक में शेयर कर दिया। एक है कि ये सब शेयर के फॉर्म में नहीं था, बाकी मेरी पूरी ओनरशिप थी एक ही शेयर में, लेकिन उसमें से मैंने लिस्टिंग कर दी, पब्लिक लिस्टिंग, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। एक है कि मैं नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ा रही, जो मेरे पास ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स थे बस वो मैंने सेल की, तो नॉन डाइल्यूटिव है। कंपनी के टर्म्स में इससे शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ी। हाँ, मेरी ओनरशिप तो आइदर वेज डाइल्यूट हो रही है, लेकिन जिस ऑफर में, जिस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में कंपनी के नंबर ऑफ शेयर सेम है, एग्जिस्टिंग जितने नंबर्स थे उतने ही है, उसको आप नॉन डाइल्यूटिव कहोगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। तो इतना हमने देख लिया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में। अब जब भी कोई आईपीओ रिलीज होता है तो कुछ ऐसे फर्म्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ कुछ जाने माने नाम होते हैं, टाटास, बिरलास, कुछ ऐसे जाने माने मार्केट के लोग होते हैं जिनको हम एक प्रिविलेज देना चाहते हैं, है ना। और इनमें वो भी आते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जैसे मान लो मैं एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कोई कंपनी दोबारा एक एफपीओ दे रही है, तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी शेयर होल्डर हूँ, मैं ऑलरेडी इनका आईपीओ के टाइम पर इनके शेयर होल्डर बन चुकी हूँ, सो नेचुरल सी बात है मुझे यहाँ पर एक प्रिविलेज दिया जाएगा एज अ शेयर होल्डर, और इसको कहा जाता है राइट्स इशू। कि आपके राइट्स के बारे में, आपको राइट्स इशू हो रहे हैं, आपको पहले ऑफर कर रहे हैं उसी शेयर को एट अ कंसेशनल रेट। मैं एक नए इन्वेस्टर को यहाँ पे पैसा दूंगी, हो सकता है वो शेयर में उसको 100 रुपये में बेचूं, लेकिन मैं आपके लिए इसको 90 में लगा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एज अ राइट्स इशू। क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो दैट्स वाई आपको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जा रहा है। दैट्स वाई जो लोग पुरानी कंपनीज में पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो किसी ने टाटा के शेयर्स में आज से 50 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया हो, तो उसको फायदा है, क्योंकि फिर हर बार जब भी नया कुछ लिस्टिंग होगा तो उसको यहाँ पर राइट्स इशू के चलते कुछ ना कुछ कंसेशन मिल ही जाएगा।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे राइट्स इशू में भी बिलीव नहीं करते, वो सोचते हैं थोड़ा सा और क्लोज्ड रखते हैं अपने शेयर होल्डिंग को, थोड़ा सा मार्केट में वो डरते हैं डायरेक्टली पब्लिक लिस्टिंग में। तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट नॉर्मल सी बात है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये प्राइवेट पार्टीज को किया जाएगा। तो यहाँ पर आप शेयर्स को सेल करते हो, लेकिन डायरेक्टली आप किसी इंसान को नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर रिटेल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। रिटेल ट्रेडिंग में छोटे मोटे मेरे जैसे आपके जैसे एक एक दो दो लोग शेयर, एक एक दो दो शेयर लोग खरीद के बैठ जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली इन प्राइवेट प्लेसमेंट देर इज डायरेक्ट buying of the shares of the company by a qualified institutional investor and that too in bulk on a one to one basis। मतलब मैं गई किसी क्वालिफाइड इन्वेस्टर के पास, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास, कन्विंस किया बहुत पोटेंशियल है कंपनी में, वन टू वन बेसिस पर इसको बाय कर लो, तो बल्क में इस शेयर को बाय कर लिया गया। अब ऐसा उन्हीं कंपनीज में हो पाता है प्राइवेट प्लेसमेंट जिसके पास वाकई पोटेंशियल है और जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाकई इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा, नॉर्मल सी बात। ये तो आप यहाँ पर समझ रहे हो, राइट। अब आ जाते हैं द वेज ऑफ रिलीज ऑफ द आईपीओ। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एक आईपीओ लॉन्च किया जा सकता है। वन इज ऑफर फॉर सेल, मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अग्री कर देता है कि हाँ जी मैं इन शेयर्स को सेल कर रहा हूँ, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स सेम है और जो वैल्यू है वो भी सेम है। मेरे पास 20 शेयर थे कंपनी के एक्स्ट्रा, मुझे इस कंपनी से बाहर निकलना है, मैंने कंपनी स्टार्ट की, धीरे धीरे आईपीओ करते करते, शेयर्स की लिस्ट करते करते, पब्लिक लिस्टिंग कंपनी की करते करते मेरे पास 20% ओनरशिप बची, उसके मेरे पास 20 शेयर्स। मान लो कंपनी के पास टोटल 100 शेयर है, तो 20% ओनरशिप, उस हिसाब से मैंने 20 शेयर रख रखे थे कंपनी के। अब वो भी मैंने डिसाइड किया सेल कर देते, या फिर 20 में से डिसाइड किया 10 मार्केट में सेल कर देते हैं, कुछ पैसे वैसे कि मुझे पर्सनल जरूरत पड़े। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं हो रहे, बस एग्जिस्टिंग शेयर का ऑफर लगाया जा रहा है। सो दिस इज एन ऑफर फॉर सेल। इसको भी आईपीओ के अंदर रख सकते हैं। एक तरीका था, हमने देखा था फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा था जिसको हम नॉन डाइल्यूटिव फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोल रहे थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसके 100% शेयर मेरे पास ही है और उस कंपनी में टोटल शेयर है मान लो 10, तो 10 में से मैं डिसाइड करती हूँ एक शेयर मेरे पर्सनल पर्पसेस के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, तो ये मैं मार्केट में सेल कर रही हूँ। पहली बार सेल हो रहा है उस कंपनी का शेयर, इसलिए उसको आईपीओ बोल रहे हैं, लेकिन ये भी ऑफर फॉर सेल की तरह ही हो रहा है, जिसमें शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स डाइल्यूट नहीं हो रहा। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 लोग हैं जिन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई जो 100 रुपए की वैल्यूएशन रखती है और इसके 5 शेयर्स हैं 20-20 रुपए के। ई ने डिसाइड किया मुझे इस कंपनी से एग्जिट करना है, तो मैंने ये 20 रुपए का एक शेयर यहाँ पर मार्केट में बेच रहा है। ऑफर फॉर सेल है, आईपीओ है, पहली बार इस कंपनी को बाहर आ रहा है, अभी तक 100% की इनिशियल जो इन्वेस्टर्स थे उन्हीं के पास थे बस, पब्लिक में कोई लिस्टिंग अभी तक सेबी के पास रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस गया नहीं, पहली बार गया, ई ने बोला मैं अपने शेयर बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर हो गया ऑफर फॉर सेल। कंपनी का कोई भी नंबर या फिर कंपनी की वैल्यू डाइल्यूट नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ शेयर। नेक्स्ट इज न्यू इशू और फ्रेश इशू। यहाँ पर कंपनी नए शेयर्स को इशू करती है और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है इसकी वजह से ऊपर बढ़ते हैं। अगेन सेम एग्जांपल, ए बी सी डी 5 लोगों की कंपनी, 20-20% की ओनरशिप, 5 शेयर्स हैं, पांचों के पास मिला के एक एक शेयर है 20-20% की ओनरशिप वाला, ठीक है, ऐसे 100% की ओनरशिप। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया हम न्यू शेयर्स रिलीज करेंगे, ये हमारी ओनरशिप थी, लेकिन अब हम कंपनी की 20% और ओनरशिप के लिए नए 50 शेयर्स को रिलीज करते हैं इन दी पब्लिक, और बाकी 80% ओनरशिप हमारे बीच में 1/5 ऐसे डिवाइड होगी, तो हमारे एक एक शेयर की वैल्यू कम हो गई और बाकी न्यू शेयर्स भी यहाँ पर रिलीज हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ न्यू इशू और रादर अ फ्रेश इशू। सेम बात है दोनों में, राइट, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली कहानी पर। ये तो हमने देख लिया कुछ प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड या फिर कभी कभी ओवर द काउंटर चीजें से रिलेटेड। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर और समझाऊं एक ओवरऑल मार्केट, तो एक होता है ऑफिशियल सेबी रेगुलेटेड मार्केट,
जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपके स्टॉक मार्केट्स हैं जहाँ पर ऐसे एसेट्स की ट्रेडिंग होती है। ये मार्केट्स रिलेटिवली ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट्स हैं, ये एक टाइप की लिस्टेड कंपनियां हैं यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर रिस्क कम है क्योंकि यहाँ पे सेबी का डायरेक्ट रेगुलेशन, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली रेगुलेटेड है, लीगल काम हो रहा है। आपको पता ही होगा ब्लैक में अगर आप कोई चीज़ बेचोगे तो आप महंगी बेचोगे हैं, जब उस कमोडिटी की स्कैर्सिटी हो। लेकिन जब आप उसको लीगल तरीके से बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो ऑफकोर्स वहाँ पर रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी कम रहेंगे, नेचुरल सी बात है। तो यहाँ आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे बिकॉज सेबी रेगुलेटेड है। इसके कंपैरिजन में इस सर्कल के बाहर एक और मार्केट है एंड दैट इज ओवर द काउंटर मार्केट। और इसमें हमने देखा ही सही, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है ना, इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इसको सेबी रेगुलेट नहीं कर रहा है फॉर द सिंपल पर्पसेस। स्टैंडर्डाइज नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेबी ने कुछ भी स्टैंडर्ड्स एज सच सेट नहीं कर रखे हैं, सेबी के पकड़ के बाहर के मार्केट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेडिंग होती है वो रिलेटिवली थोड़ी सी रिस्की होती है, क्योंकि अगर आपका कुछ घाटा हुआ तो आप सेबी के पास नहीं जा सकते, सेबी बोलेगी हमें तो पता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर उस हिसाब से रिटर्न्स भी हाई मिलते हैं और चीज़ें थोड़ी अनरेगुलेटेड हैं कंपेरेटिवली, ये हमने देखा। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली हमने दो टाइप के देखे। स्टॉक मार्केट वही होता है जिसमें अरेंजमेंट होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ एसेट्स का। लेकिन अब एक टर्म अभी तक नहीं आया, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? ये तो हमने सारी प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड चीज़ें देखी। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? यहाँ पर उन एसेट्स का सेल और परचेज होता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। क्या मतलब? मतलब सेकेंड हैंड मार्केट। कोई गाड़ी है, कोई टू व्हीलर बन गया, शोरूम में बिक गया, राइट? ये आपका मान लो बचपन में आपके पापा का स्कूटर बन गया, शोरूम में बिक गया। अब जब ये सेकेंड हैंड मार्केट में इसकी सेल हो रही है, क्या इससे जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है? नहीं, राइट? इसी को बोलते हो आप सेकेंडरी मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट में ऐसा सेकेंड हैंड चीज भी बिक रही है, नया शेयर भी बिक सकता है अगर सेबी की लिमिट्स के बाहर, सेबी के रेगुलेशंस के बाहर बिक रहा है कि आओ आओ साहब मैं नया शेयर बेच रहा हूँ, ले लो खरीद, तो ओवर द काउंटर मार्केट होगा, राइट? लेकिन यहाँ इस तरफ इस मार्केट में सेकेंड हैंड चीज़ें बिक रही, जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। मान लो मुझे सडनली ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, और जो सेबी वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें सेलर टाइम ले रहा है रिस्पॉन्स करने में, और मेरी बेटी की शादी है, तो मैंने सडनली अपने पास जो रखे शेयर्स थे, मान लो मैंने किसी कंपनी इन्फोसिस के शेयर मान लो रख रखे, तो मैंने वो बेच दिए सेकेंडरी मार्केट में, पैसे की ज़रूरत थी माई बाप, बेच दिए, बस एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट को बेच दो, दिस इज सेकेंडरी मार्केट। सो दिस इज देयर। अब आ जाते हैं, अभी जो हमारे पास रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, सेबी के मार्केट्स हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो हमारे पास मेजर मार्केट्स हैं। और भी बहुत सारी सिटीज़ के मार्केट्स हैं, आप देखना हर सिटी में आपको मिलेंगे मार्केट, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज हुआ, ये स्टॉक एक्सचेंज, हर टाइप का स्टॉक एक्सचेंज। बट प्राइमरली इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, ये समझना होगा। दोनों ही मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रिटिश टाइम पीरियड पे आया था। बॉम्बे के अंदर आपको पता होगा ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने इस एक आइलैंड को, एक सिटी को पोर्चुगीज से अक्वायर किया, उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग वेडिंग स्टार्ट हो गई। बॉम्बे वॉज अ पोर्ट, यहाँ से कच्चा माल जाता था देश के बाहर ब्रिटेन में, और उससे फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बनते थे, और फिर इसी पोर्ट से यही प्रोडक्ट्स बनकर हिंटरलैंड में बिकते थे। तो यहाँ पर मारवाड़ी ट्रेडर्स का बहुत अच्छा कल्यूजन था अलॉन्ग विद ब्रिटिशर्स। तो यही ट्रेडर्स, यही कुछ लोग थे जो एक पेड़ के नीचे बैठे, और अचानक से इन्होंने 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्रिएट कर दिया फॉर ट्रेडिंग ऑफ एसेट्स, क्योंकि इस समय पर ब्रिटिश की मोनोपोली थी। ब्रिटिशर्स, जैसे एक समय पर 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्टॉक्स को रिलीज किया था, अपने बॉन्ड्स को रिलीज किया था इन ब्रिटेन का मार्केट, लंदन के मार्केट, ताकि ये लोग इन्वेस्टमेंट ला सके और उसको फिर इंडिया में इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट्स कमा सके। लेकिन भारत को इन्होंने बहुत ज़्यादा पीछे रखा था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रेडिंग। तो हमारे खुद के ट्रेडर्स को लगा लेट्स एस्टैब्लिश दिस मार्केट इनटू इंडिया इन बॉम्बे, तो इन्होंने अपने सेंटर बॉम्बे में ये सब इस्टेब्लिश किया। अब आ जाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कहानी। ये कब बना? थोड़ा बहुत गेस करने की कोशिश करना, राइट? इसके पहले हम आ जाते हैं
इनकी डिटेल्स के बारे में मैंने आपको अभी कंडीशंस बताई थी फॉर दिस लिस्टिंग ऑफ आईपीओज। क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या अमाउंट चाहिए रहता है। इनिशियली हमने देखा था ना, सबसे फर्स्ट स्लाइड आप याद करो, यहाँ पर हमने देखा था पेड अप कैपिटल। तो अब आप बताओ दोनों ही मार्केट्स में क्या पेड अप कैपिटल सेम होनी चाहिए या फिर अलग अलग होनी चाहिए। नेचुरल सी बात है, सेम होनी चाहिए, दोनों भारत के ही मार्केट्स हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है, दोनों के अंदर अगर आपको आपका आईपीओ रिलीज करवाना है दोनों के ही थ्रू, दोनों रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, तो दोनों के ही अंदर आपको पेड अप कैपिटल बराबर चाहिए। एंड दैट पेड अप कैपिटल इज ऑफ 10 करोड़। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और दूसरी तरफ भी पेड अप कैपिटल 10 करोड़। बाय द वे, आई होप आपने गेस किया होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बना था। दिस वॉज क्रिएटेड इन 1992। सेबी ने इसको 1993 में इनफैक्ट रिकॉग्नाइज भी कर दिया था और उन्होंने ऑपरेशंस भी तब 1993 के आसपास लॉन्च कर दिया। सो ये ओवरऑल एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद आया, मुंबई में इसका बेस है ऑफकोर्स, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब कितनी फर्म्स यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ओवरऑल ट्रेड करते हैं। तो अगर आप इनके इंडेक्सेस को देखो, दो इंडेक्सेस देखो, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं आप कैसे पता करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मार्केट, मान लो ये मार्केट है, इसमें ओवरऑल लाखों दुकान और लाखों शेयर्स, लाखों कंपनीज आती है डेली के बेसिस पे, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज इस मार्केट में आना चाहती है। मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या आप इनमें से हर कंपनी से पूछोगे? बहुत टीडियस हो जाएगा ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। रादर आप क्या करोगे, आप इनमें से टॉप 50 कंपनियों से पूछोगे, टॉप 30 कंपनीज से पूछोगे और इनसे पता लगा लोगे कि क्या ये मार्केट कैसे परफॉर्म करे। सेम एनएसई और बीएसई एज फाइनेंशियल मार्केट्स भी यही करते हैं। एनएसई अपने टॉप 50 कंपनियों से पूछता है, हाँ भाई साहब मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपके शेयर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट ये लोग एक इंडेक्स निकालते हैं एंड दैट इज निफ्टी 50। 50 कंपनीज फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 कंपनीज, सिंपल निफ्टी 50। तो निफ्टी से पता चलता है ओवरऑल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ऐसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपनी सेंसिटिव टॉप 30 कंपनी सबसे सेंसिटिव है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो टॉप 30 कंपनी से पूछेगा मैडम आप नीचे जा रहे हो या ऊपर जा रहे हो, और इससे निकालेंगे सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स और इससे बता देंगे मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी भारत में ये बताते हैं कि भारत के मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, और इनसे आप ये पता लगा लेते हो कि फाइनेंशियल कंडीशन इन मार्केट्स की कैसी है। किसी कंपनी को अभी आईपीओ रिलीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी रिटेलर को कोई शेयर परचेज करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, किसी को अभी के टाइम पर बियरिश होना चाहिए मतलब शेयर को बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर बुलिश होना चाहिए, एक बुल की तरह सींग घुसा देने चाहिए अपने, मतलब शेयर को एग्रेसिवली परचेज करना चाहिए। ये सब पता चल जाता है थ्रू नोइंग ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी, सिंपल। तो ये होते हैं स्टॉक मार्केट इंडाइसेस एक टाइप जो हमने देखा। यहाँ हमने एक टर्म देखा वैल्यूएशन, इसको आप मार्केट कैपिटलाइजेशन बोल सकते हो, एम कैप। जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा आता है उनको टॉप 30 या 50 में रखा जाता है। नाउ व्हाट इज दिस एम कैप, अगला सवाल यही है। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50 और उनका जो शेयर प्राइस है हर किसी का वो है 100 रुपये। तो टोटल इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करती हूँ दैट विल बी 5000। ऐसे ही मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 100 और हर एक की वैल्यू है 20 रुपये। तो मेरा यहाँ पर इस मल्टीप्लाई करने का नंबर बना 2000। मैं दोनों को यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है और शेयर प्राइस भी भाई साहब उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करती हूँ दैट कम्स आउट टू बी मार्केट। इन दिस केस 5000 का मार्केट कैप कहीं ज़्यादा है कंपेयर टू 2000। मार्केट कैप का सिंपल मतलब है मैंने मार्केट को कितना कैपिटलाइज कर रखा है, कितना कैप्चर कर रखा है, राइट, यही मतलब हुआ कैपिटलाइज का। तो जितना ज़्यादा मैंने मार्केट कैप्चर कर रखा है उतना ज़्यादा मेरी वैल्यू ज़्यादा है। नॉर्मल सी बात है आज के समय में कोई इस्टेब्लिश्ड कंपनी जैसे टाटास, जैसे इन्फोसिस, इनका शेयर प्राइस कहीं ज़्यादा होगा, राइट, और क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं इनका नंबर भी ज़्यादा निकलेगा।
तो नेचुरल सी बात है, ये जो इम्पोर्टेंट कंपनीज है इकोनॉमी के लिए, इनका एम कैप नेचुरली ज़्यादा आएगा कंपेयर टू ऐसी कंपनी जो अभी कुछ साल पहले ही बनी है, जो 3 साल पहले ही बनी। 3 साल तो मिनिमम क्राइटेरिया है। सो यहाँ से एम कैप का आपको वो एक ओवरऑल आइडिया मिलता होगा। अब यहाँ पर वैसे तो एक और मुद्दा है। मान लो एक कंपनी है, जैसे टाटा के अलग अलग वो है, जैसे मान लो टाइटन के शेयर्स हुए, तनिष्क के शेयर्स हुए, या फिर कोई और आप फर्म उठा लो, कोई भी एनी, जैसे महिंद्राज हुआ, कोई भी ऐसी फर्म पुरानी बनी, मान लो कोई बहुत पुरानी फर्म है, राइट। अब इस पुरानी फर्म के जरूरी तो नहीं है कि सारे शेयर होल्डर अभी एक्टिव हों। मान लो इस पुरानी फर्म में से, अभी इस पुरानी फर्म में से 10% शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने शेयर परचेज किया था इन 1960s या फिर 1980s, और उसके बाद ये भूल गए। दीज आर बॉट एंड फॉरगेट, बाय एंड फॉरगेट, राइट। ये लोग भूल गए, इनके पास किसी गोदरेज की अलमारी में इन्होंने इन शेयर्स को यहाँ पर रखा था, लेकिन बहुत समय से, दशकों से, सालों से इस पर कोई ट्रेडिंग हुई ही नहीं। सो दीज आर इनएक्टिव शेयर्स। अगर मैं मार्केट कैप में इन इनएक्टिव शेयर्स को ऐड करती हूँ, राइट, नंबर ऑफ शेयर्स की डेफिनेशन में मैं एक्टिव और इनएक्टिव शेयर्स दोनों को ऐड कर रही हूँ, दिस विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि इससे आप समझ रहे हो, इससे बिग फर्म को, जो पुरानी फर्म है, उसको हमेशा एडवांटेज मिलेगा ओवर अ न्यू फर्म। हो सकता है न्यू फर्म बेटर परफॉर्म कर रही हो, तब भी पुरानी फर्म को एडवांटेज मिलेगा। दैट्स वाई नॉर्मल सी बात है, मुझे एक और इंडिकेटर चाहिए अपार्ट फ्रॉम मार्केट कैप ऑल्सो, एंड दैट विल बी फ्री फ्लोट एम कैप। जो शेयर्स रेडिली, ऑलमोस्ट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं नंबर ऑफ रेडिली अवेलेबल शेयर्स, राइट। ये वो शेयर्स होते हैं जो एक्टिव शेयर्स हैं या एक्टिव शेयर होल्डर्स के पास है, जो रेडिली अवेलेबल है, जो किसी ने अलमारी में बंद करके रख नहीं रखे, जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। इनको अगर मैं इनके शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करती हूँ, दैट कम्स आउट टू बी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो शेयर्स, वो मार्केट कैप जो आराम से मार्केट में फ्री फ्लोट हो रहा है। अगर मेरा एमसीपी अच्छा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बुरा है, मतलब मेरे शेयर होल्डर्स और मेरे जो शेयर्स हैं वो एक्टिव नहीं, मतलब मेरा नाम तो है एज एन ओल्ड कंपनी, लेकिन मेरे शेयर्स की ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं। एक बार परचेजर्स ने खरीदा मेरा शेयर, उसके बाद भूल गए। और वहीं अगर एमसीपी मेरा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बराबर है, मतलब मेरे शेयर्स में आज भी कस्टमर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मेरा शेयर खरीदने के लिए तैयार है, लोग बेचने के लिए तैयार है, राइट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर अगेन। सो दिस वॉज लिटिल बिट अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके अलावा कैपिटल मार्केट्स का अगेन मैं आपको समझाऊंगी दोबारा, लेकिन अभी के लिए इजाज़त दीजिए। लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू पीपल।